आज हम स्टार्ट करेंगे, पिछली क्लास में मैंने TIR की बोनी कर दी थी, TIR की बोनी कर दी थी। आज मैं उसकी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में है। एप्लीकेशन तो बहुत सारी है, पर मैं उन्हीं को टारगेट करूंगा जो हमारे CBSE 12 सिलेबस में है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन, पहली ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। एक ही बात है बेटा, अभी ये डायमंड अभी सामने नहीं आया है ये। चलिए, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड इतना क्यों चमकता है, उसमें ऐसी क्या खूबी होती है कि वो मतलब जैसे यूं करते हैं तो चमकता तो है ही, और यूं करके घुमाओ तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर तो वो अलग ही स्पार्कल करता है। ठीक, यानी डायमंड को यदि आप गौर से देखोगे, जैसे सपोज करो ये डायमंड है, ठीक है, ये मेरे पास इस टाइप के डायमंड मिलते हैं, ठीक, सस्ते। तो जैसे यू चमक तो रहा ही होता है, लेकिन ऐसे ऐसे करने पर किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्पार्कल कर रहा होता है। तो आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों इतना चमकता है। वैसे यदि एक नंबर में MCQ आता है तो आप लिख देना ड्यू टू TIR, लेकिन आपको भी तो समझ में आना चाहिए ना कि ये TIR है या नहीं। तो चलिए यहां पर देखिए, डायमंड दो वजह से इतना चमकता है। एक गॉड गिफ्टेड खूबी है उसमें, भगवान ने दी है उसको, है ना, एक खूबी गॉड गिफ्टेड है और दूसरी मैन मेड है। हाँ, ये दो लोगों ने मिलकर डायमंड को इतना चमकदार बनाते हैं। फिर से सुनना, एक खूबी भगवान ने दी है, कहते ना किसी किसी पे भगवान का आशीर्वाद होता है, किसी किसी पे गॉड गिफ्टेड, ठीक है, पैदाइशी ही सितारे बन के आते हैं, वो पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं। तो एक तो गॉड गिफ्टेड खूबी और दूसरा मैन मेड, उसे तराशना। जैसे आप शायद जानते होंगे, मुथैया मुरलीधरन एक क्रिकेटर थे मतलब हैं, बस रिटायर हो चुके, श्रीलंका की तरफ से। उनकी जो कलाइयां थी वो डिस्टर्ब थी। हाँ, उनकी कलाइयां ना डिस्टर्ब थी। हमारी कलाई ना यहाँ पे आके बस रुक जाती है, फिर नहीं। उनकी कलाइयां बहुत लचीली थी, मुड़ जाती थी, मतलब प्रॉब्लम थी उनकी कलाइयों में। तो ये वैसे प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके जब वो बॉलिंग कराना सीखे थे स्पिन, उन्हें इससे तो उल्टा मदद मिलने लगी, स्पिन कराने में मदद मिलने लगी। तो ये गॉड गिफ्टेड ही तो हुआ उनको। लेकिन दूसरा ऐसा थोड़ी नहीं भगवान ने खूबी दे दी उसके बाद उन्होंने अपनी खूबी को तराशा भी। वही प्रॉब्लम जो भगवान ने उन्हें एज अ प्रॉब्लम दी वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहनत भी तो की। उसके बाद ऐसा थोड़ी नहीं कि बस तुक्के चल रहे हैं। तो चलिए, भगवान ने क्या खूबी दी पहले उसको देखते हैं। भगवान ने, देखिए, जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मैं तो डायमंड लिखूंगा, लेकिन जब आप NCERT पढ़ोगे तो थोड़ा सा ऐसे लिख देता है वो, जबकि मेरी नजर में जबरदस्ती डायमंड डैश एयर, डायमंड डैश एयर या डायमंड कॉमा एयर, आपको मैं बता चुका हूं, सेकंड लेटर नहीं लिखते तो वो एयर ही होता है। तो डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू एयर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 होता है, बहुत ही भयंकर, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब इतना, सबसे पहली खूबी ये। अब ऑब्वियसली इतना हैवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भगवान की तो खूबी हुई है, इतना हैवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका। अभी मैं बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा कि इस खूबी से उसको क्या एडवांटेज मिला। जैसे मुरलीधरन साहब को क्या कहते हैं, एक एडवांटेज मिला, तो इसको भगवान ने ये एडवांटेज दी है कि जा, जैसे एक बात होता, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, तो भगवान ने तो बना के भेजा उसको, ये खूबी उसको दी है बना के, तो डायमंड को दिया, जा, डायमंड हैज अ बेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस, ठीक है, दिस, जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो कल पिछली क्लास में पढ़ाया था, sin C इक्वल टू 1/μ था ना, क्रिटिकल एंगल और म्यू के बीच में रिलेशनशिप, sin C इक्वल टू 1/μ। तो आप सोच के देखिए, म्यू जितना ज्यादा होगा, sin C उतना कम आएगा, तो C भी उतना कम आएगा। म्यू जितना ज्यादा, sin C उतना कम, C इनवर्स रिलेशन है। तो जब मैं म्यू यहां रखूंगा, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू 2.42 रखूंगा, इसको रखने के बाद, ठीक है, तो C की वैल्यू नियरली 24 डिग्री आती है, जो कि बहुत कम भाई, क्योंकि म्यू ज्यादा है तो C बहुत कम आया है, बहुत कम, या यूं कहिए मामूली, बहुत मामूली एंगल आया है। यानी भगवान की वजह से, भगवान की गॉड गिफ्टेड खूबी की वजह से डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24 डिग्री बहुत ही मामूली होता है। हालांकि अभी दिमाग में चलना चाहिए कि उसके क्रिटिकल एंगल कम होने से उसको क्या फायदा मिल जाएगा, तो क्या क्रिटिकल एंगल उसका कम है तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा, आऊंगा बताऊंगा। लेकिन आप पहले ये खूबियां समझिए, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लोएस्ट क्रिटिकल एंगल। अब बताता हूं इसको, इसकी वजह से उसको क्या खूबी मिली।
अब मान लो सपोज करो ये डायमंड है, इमेजिन करो ये सर ये डायमंड है, ये डायमंड अंदर, ठीक है, इमेजिन करो। अब मान लो बल्ब की रोशनी ऐसे आ रही है और अंदर गई, भाई कमरे में वहां बल्ब होगा डायमंड आपके हाथ में, तो बल्ब की रोशनी पहली बार तो अंदर आ जाएगी। अंदर आने, क्योंकि रेयर से डेंसर घुसने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, रेयर से डेंसर घुसने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, रेयर से डेंसर घुसने में। लेकिन अब आगे देखिए, सपोज करो ये कोई रे आई, अंदर आ गई, मैंने पूरा पाथ नहीं दिखाया है, बस ये समझ लो अंदर आ गई। रेयर से डेंसर आने में तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन डेंसर से रेयर जाने का सीन समझिएगा। अब इस रे का क्या हश्र होगा ये जानने के लिए हम पहले नॉर्मल डालेंगे, ये नॉर्मल डालेंगे, ठीक है। तो अब सपोज करिए ये एंगल इमेजिन करिए, ये एंगल 25 डिग्री है, इंसिडेंस एंगल इमेजिन करिए। एक बार रे अंदर आ गई, इमेजिन करो ये एंगल 25 डिग्री है, ओके। अच्छा वैसे मुझे बताइए इंसिडेंस एंगल की रेंज कितने से कितने हो सकती है? इंसिडेंस एंगल आप कितना डाल सकते हो और कितने से कितना डाल सकते हो? जल्दी बताइए, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू यहां पर जैसे हम डालें तो कितने से कितना वैल्यू डाल सकते हैं इंसिडेंस एंगल? सोच के बताओ जल्दी से, रेंज बताइए। वेरी गुड कन्हैया, और कोई? ठीक है बेटा कन्हैया, और कोई? जल्दी से बताओ, आप खुद सोच के देखिए कि मैं ऐसे डाल के देखूं, ऐसे डालूं, ऐसे डालूं, ऐसे डालूं। तो इंसिडेंस एंगल ना आप 0 to 90 कुछ भी डाल सकते हो। यूं डालोगे तो 0 डिग्री, यूं डालोगे एरे तो 1 डिग्री, है ना, 2 3 4 5 ऐसे करके। सपोज करो मैंने 25 डिग्री डाल रखा है। अब क्या होगा मुझे ये बताइए, ये वाली जो रे है जो अंदर डायमंड में घुस गई, ठीक है, अब इस पे मैं कहता ना तांत्रिक शक्तियां काम करेगी। कैसे? देखो, ये रे डेंसर से रेयर जाने की ट्राई कर रही है, डेंसर से रेयरर जाने की ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है ना। ऊपर से इसका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। क्रिटिकल एंगल कितना है डायमंड का? 24। तो इसका मतलब ये रे बाहर जा ही नहीं पाएगी, ये तो अंदर रिफ्लेक्ट हो गई, डायमंड के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, बाहर निकली नहीं। सोचो यदि कोई रे ऐसे डालू मैं, एक और रे डाल दी, अब मैंने जो दूसरी रे ऐड की है इसका इंसिडेंस एंगल तो और बढ़ गया, 25 से तो बढ़ गया, 30 डिग्री मान लेते हैं। अब मैं 30 उसी फिगर में लिखूंगा तो भसड़ हो जाएगी। तो अब इस रे को बताइए, इसका इंसिडेंस एंगल तो 30 डिग्री है, ये तो क्रिटिकल एंगल से और बड़ा है, तो ये 30 से आके 30 पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है ना? 20 एक्चुअली 24.4 में भी ऐसे ही होगा, 24 तक ये सीन होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी इतनी वाइड रेंज, यहां से यहां तक की जितनी भी, मान लो ये एंगल मैंने 24 डिग्री लिया, तो यहां से लेके यहां तक की जितनी भी रे हैं ये सब TIR शो करेंगी। यहां से लेके यहां तक की जितनी रे हैं वो सब TIR शो करेंगी। केवल यहां से लेके यहां तक, जैसे सपोज करो ये रे मैंने डाली, ये बाहर आ जाएगी, ये मान सकते हैं, डेंसर से रेयर, नॉर्मल से दूर, ये बाहर आ जाएगी। यानी इस बात को मैं दोबारा यहां समझाऊं कि इंसिडेंस एंगल की जो रेंज है वो 0 to 90 है। इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो, दैट इज, एक काम करो, 0 से 24 प्लस 24 to 90, बोलो इतना समझ में आ गया? मतलब यहां से मान लो मैंने सारी रे डाल रखी है, तो इनमें से कुछ रे का एंगल 0 होगा, कुछ का 1 होगा, 2 3 4 5 6, तो 0 से 24, 24 से 90। तो अब आप बताइए यदि आप समझ पा रहे हो, इंसिडेंस एंगल जिनका 24 डिग्री से 90 डिग्री होगा, इनका क्या असर होगा? बोलो, इतनी सारी रे का क्या होगा? जो इतनी सारी रे हैं, ये सारी रे TIR शो करेंगी, दे विल शो TIR, यानी डायमंड से बाहर निकल ही नहीं पाएंगी, सब अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होंगी अंदर, केवल ये ही रे बाहर आ पाएंगी, ये ही रे बाहर आ पाएंगी, रिफ्लेक्ट होके बाहर आ जाएंगे, रिफ्रैक्ट। अब आप बताइए यदि मैं इनको परसेंटेज देना चाहूं तो इस बात के परसेंटेज ज्यादा है कि TIR हो, या इस बात का परसेंटेज ज्यादा है कि TIR ना हो? बताइए, यदि मैं इसको परसेंटेज में, पॉसिबिलिटी यदि मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई कि TIR हो या TIR ना हो? मतलब हर्ष क्या कह रहे हो, TIR नहीं हो? क्या कह रहे हो बेटा? मेरा क्वेश्चन ये है कि पहली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या दूसरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? पहली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या दूसरी? यदि आप शब्द नहीं समझ, पहली या दूसरी? पहली प्रोबेबिलिटी, दूसरी? हाँ जी, दूसरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो पहली खूबी समझ में आ गई, नहीं आ गई? आप समझिए, क्योंकि ये 24 डिग्री था इसलिए इसके 0 से 24 वाले हिस्से में कम आया। बेटा ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, हमें वो जहां से लाइट आ रही है वो देखनी नहीं है,
लेकिन खुद डायमंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बन गया ना नीलांबी का, डायमंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बन गया, डायमंड के अंदर लाइट ट्रैप हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वाला ऑब्जेक्ट जहां से लाइट आ रही है हमें वो दिखेगा, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बन गया ना अंदर लाइट ट्रैप होने की वजह से। ठीक है, हाँ, तो मेरी बात समझिए। अब इस खूबी को एक बार और गौर से देखते हैं। इस खूबी को यार, जब क्वेश्चन पूछते हो उसके बाद मेरे आंसर से सेटिस्फाई हो जाओ, तो यस सर, ओके सर, कुछ तो बोल दिया करो। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है। बस क्वेश्चन रख के मार दिया, आंसर भी दे दिया मैंने। अब मुझे यही नहीं पता कि सामने वाला बंदा सेटिस्फाइड हुआ या नहीं। अच्छा, हो गया ना, ठीक, ओके। हाँ, अब आज ये सुनिए, मैं अब इसकी खूबी समझिए कि डायमंड को जो गॉड गिफ्टेड खूबी मिली कि इसका क्रिटिकल एंगल कम है। ये कम है तभी तो इधर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ये कम है तो तभी तो इधर प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अच्छा, सपोज करो, इमेजिन करो, ये क्रिटिकल एंगल होता मान लो 80 डिग्री, मान लो क्रिटिकल एंगल 80 डिग्री होता, मान लो, इमेजिन करो। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 to 90 होती। फिर आप इसको कैटेगराइज कैसे करते, 0 से 80 प्लस 80 से 90। अब TIR वो शो करेंगी जिनका इंसिडेंस एंगल 80 से बड़ा होगा, तो केवल ये वाली रे TIR शो करेंगी, ये नहीं करेंगी। तो अब आप बताओ, यदि क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि नहीं? सोचो। अब इसके हिस्से में बसीयत ज्यादा आ गई, इसके में कम आई। अब बताइए, भगवान की दी हुई खूबी समझ में आई? इतना हैवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इतना हैवी, जिससे कि सी बहुत कम आ रहा है, सी कम आ रहा है, जिसकी वजह से इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई कि TIR हो। अब दूसरी चीज, ये तो भगवान की खूबी हो गई। अब आदमी ने क्या किया है, उसने, आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, हीरे को तराशना। हीरे को तराशना, ये तराशना क्या होता है? चलिए, एक्चुअली ये मेरा समझाने के लिए था। कभी आप हीरा जब आओगे तो कभी हीरा ऐसा थोड़ी नहीं मिलेगा, बॉक्स ऐसा रेक्टेंगुलर थोड़ी नहीं मिलेगा, जैसे समझा दिया मैंने। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ये फिगर बना दिया। अंगूठी में लगाते हो आप ऐसे कभी डायमंड, ऐसे वाला डायमंड को तराशा जाता है, कभी रेक्टेंगल रूप में नहीं मिला होगा, डायमंड में कटिंग की जाती है। देखो ऐसे ऐसे, मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा, उसके लिए वीडियोस एनिमेशन देख लेना। कुछ समझे नहीं? डायमंड में कटिंग की जाती है और इसे, हाँ, इसको, ये तो मैं 2D में बना पा रहा हूं, कोशिश करना 3D में इमेजिन कर पाओ। इसे बोलते हैं हीरे को तराशना। हीरे में ना कटिंग की जाती है, इसी को बोलते हैं कटिंग। इसी को छांट दो तो ये ऐसा बनता चला जाएगा कि नहीं? सच्चाई ये है, खदानों से जो डायरेक्टली हीरा निकला है, एक आप तरस दो, यही मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। चलिए, हाँ, मेरी तरसना मीन्स कटिंग, तराशना, अच्छा अच्छा। हाँ, अब जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं हम में से सभी हीरो को तराशने की, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ। कितने सारे डायमंड ये मेरे पास है, उनको तराशने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तो घुस लो, आज बेइज्जती नहीं करी है मैंने तुम्हारी, नहीं, आज तो बेइज्जती नहीं करी है। चलो, हाँ, अब आ जाइए, इसका एडवांटेज बताता हूं। इसका एडवांटेज बताता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी कटिंग क्यों करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, सीरियसली, इसमें कई है जैम मेरे पास, जिन्हें मैं तराशने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो चमके, सितारा, डायमंड, डायमंड। तो चलिए, अब बताता हूँ इसका क्या एडवांटेज लेता है ह्यूमन। ये क्योंकि भगवान ने जो डायमंड भेजा है ना, जो खदानों से निकलता है, वो इतनी चमक नहीं मारता है, उसको और चमकीला बनाने के लिए उसको कटिंग और की जाती है। अब कटिंग क्या होती है सुनिए, इमेजिन करो, ये हीरा ऐसे ही होता है, इमेजिन करो हीरा, और बल्ब जस्ट ऊपर चल रहा होता है ना, या ऊपर से रोशनी, तो बता, ये जो रोशनी पैरेलल बीम आती ऐसे करके, बुद्धि लगाना, तो ये तो सब सीधे सीधे निकल जाती ना। सोचो, फिर ये अंदर TIR क्यों शो करती? यदि डायमंड ऐसे ही हो जाए तो ये फसल हो जाएगी कि नहीं, कि यानी जो चमकना चाहिए उसे भी नहीं चमका पा रहे। यदि पैरेलल बीम आएंगी तो ऐसे निकल जाएंगी, या ऐसे पैरेलल आती है तो इधर से निकल जाएंगी, इधर से पैरेलल आएंगी तो ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे आएंगी तो ऐसे निकल जाएंगी। लेकिन आज जैसे अब ये कहेगा, ये कटिंग करने के बाद, जैसे आपने ये कटिंग कर दी ऐसे, तो ये क्या कहे, आज दारी के मैं देखता हूं तुझे। हाँ, अब बताइए, एक आध दो बीम पैरेलल होंगी, लेकिन ये वाली बीम को देखिए, ये तो नहीं है ना पैरेलल, ये वाली तो नहीं है ना। अब क्या होगा यहाँ पे? पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये जैसे वो पैरेलल निकल गई थी, तो कुछ ही रहे होंगे जो पैरेलल निकल सकते हैं, लेकिन अभी उनमें भी ट्विस्ट है। पहले बताइए, क्या ये सीधे निकल जाएगी? क्या ये वाली नहीं निकलेगी? अच्छा, इसको देख लेते हैं, मान लो ये वाली सीधी निकल गई, लेकिन यहाँ पे तो ट्विस्ट है। चलो, एक बार को यहाँ सीधी निकल आई, लेकिन यहाँ यानी राह में कांटे कर दिए हमने,
ऐसे करके राह में कांटे बो दिए हमने, आ तू सीधे कैसे निकलेगा कड़ी खाए। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, पहले तो हमने उनका पैरेलल होके जाने का कोशिश कर दी कि ऑलमोस्ट असंभव हो जाए। दूसरा फायदा, अब यहां टीआईआर हुआ, मान लो कोई रे आई और यूं टीआईआर हो गया, इमेजिन करो टीआईआर हो गया, फंस गई। पता है यहां फिर टीआईआर की पॉसिबिलिटी होती है यहां पे, तो मल्टीपल टीआईआर भी हो जाते हैं इससे, इस कटिंग से मल्टीपल टीआईआर भी हो जाते हैं, मल्टीपल टीआईआर। ये आदमी की खूबी है, समझ में आ गया? ये आदमी, इसीलिए डायमंड ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो ऐसा नहीं कि हर एंगल चमकता हर एंगल पे, लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल पे तो बहुत ही ज्यादा चमकता है। तो वो पर्टिकुलर एंगल पे क्या होता है कि बहुत सारी गुच्छे मेरे अंदर फंस गई है। तो ये था डायमंड क्यों इतना चमकता है। ठीक है, अब आ जाइए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, बेसिक थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, नोट्स में से पढ़ लेना, यही चीज है, 1 नंबर में आता है ड्यू टू टीआईआर। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन तो ये शब्द नहीं यूज करोगे बस कि गॉड गिफ्टेड मैन मेड, ठीक है ये सब। अब आ जाइए दूसरी एप्लीकेशन, मिराज, दूसरी एप्लीकेशन। ठीक है, ये नेचुरल अकरिंग फिनोमेनन ये है मिराज। मिराज मतलब एक ऑप्टिकल इल्यूजन, मृग तृष्णा इल्यूजन। ठीक, हाँ सुमित, एक तरीके से जितना तराशा जाता है ना हीरा उतना महंगा होता है, इसलिए ठीक है। हाँ, हाईवे पर पानी भी दिखना मिराज, और मैंने वीडियो भेजी है इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने फायदे के लिए नहीं भेजी, आपके लिए मेहनत की ढूंढ ढूंढ के जो मुझे अच्छे लगे भाई उन वीडियोस को देखना बेटा। ठीक है, मिराज मतलब धोखा, धोखा वो नहीं जो आपके क्रश ने या आपके दे दिया है, नहीं। लव नाइदर वी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन गर्लफ्रेंड टू अनदर या वन बॉयफ्रेंड टू अनदर। चले कोई नहीं, मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। जैसे डामर की जो रोड होती है, डामर की रोड, जनरली सीमेंट की रोड पे तो नहीं, डामर की रोड हो प्लस जून का महीना हो, जून की चिलचिलाती गर्मी हो। ठीक है, ठीक, जून की चिलचिलाती गर्मी हो, तो अब क्या होगा, जब आप डामर की सड़क पर जब आप देखते हो जून की चिलचिलाती गर्मी पे, तो थोड़ा डिस्टेंस पे आपको पानी नजर आता है, वीडियो भी भेजी हुई है उसको देख लिया होगा। हालां आगे जाते हैं तो पानी गायब, फिर आगे का चीज लगती है पानी है, फिर थोड़ा आगे जाओ तो वो पानी आगे खिसक जाता है, वहां नहीं होता ऐसा, हमें पहले महसूस होता है या पानी है तो हम आगे जाते हैं, फिर वहां पानी नहीं होता, फिर और आगे पानी लगता है। मृग मरीचिका हिंदी में बोलते हैं कि मृग इस पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, उसे लगता है वहां पानी है, वह पानी नहीं है, इल्यूजन। आइए सीखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए मान लो, अच्छा रेगिस्तान इलाकों में ये बड़ा बहुत नेचुरल है, रेगिस्तान में भी एक चीज और होती है एक्स्ट्रा, कि हम जैसे दूर कोई डिस्टेंस पर कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, टावर देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, तो पेड़ तो दिखता ही दिखता है, उसकी इन्वर्टेड इमेज भी दिखती है, उसकी इन्वर्टेड इमेज भी दिखती है। अब यार इन्वर्टेड इमेज क्यों दिख रही है, वहां तो बालू है यार, एक बात होता इन्वर्टेड इमेज, नीचे कोई मिरर थोड़ी नहीं पड़ा हुआ, या तालाब के किनारे पेड़ थोड़ी नहीं है, तालाब के किनारे पेड़ होता तो चलो इन्वर्टेड इमेज दिखनी चाहिए, ना वहां तालाब है ना वहां क्या कहते हैं मिरर पड़ा हुआ। और फिर एक और कलेश, हमें पेड़ और पेड़ की इमेज दिखाई दे रही है, पास जाएंगे इमेज गायब, इमेज गायब, पेड़ ही पेड़ दिख रहा है। तो इसी इल्यूजन को मिराज बोलते हैं, इस टाइप के। अच्छा एक इल्यूजन तो मैं दिखाता हूं, देखो शायद दिखाई भी था, मैंने ये 2 लाइन खींची है और ऑलमोस्ट सेम लेंथ की दिख रही होंगी। अब इंची टेप और वर्नियर कैलिपर्स मत लगाना, पता नहीं ये 2 लाइन सेम लेंथ की लग रही है नहीं लग रही, ये जो 2 लाइन है सेम लेंथ की ना, ठीक है। अब मैं इसके एंड पर देखना बिना पलक झपकाए, इसके एंड पे तो ये लाइन खींच दी मैंने, इसके एंड पर ऐसे करके लाइन खींच दी, इसके एंड पर ऐसे लाइन खींच दी, और इसके एंड पर ऐसे लाइन खींच दी। क्या अब भी ये दोनों लाइन की लेंथ सेम लग रही है आपको? जबकि सेम है, जबकि सेम लेंथ है, लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट हो गया। और बहुत से इल्यूजन आपने नेट में देखे होंगे, ठीक है, एक तो क्रैक्स में भी निकलता है, ठीक, हाँ पहले भी बताया था। चलिए अब आ जाइए, आज मिराज वाला इल्यूजन बताता हूं, ठीक है। चलिए एक और इल्यूजन जो आपने पाल रखा है कि बोर्ड में हमारे 100% आएंगे, 90% आएंगे, ठीक, इल्यूजन ही तो है ये, मेहनत करोगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चलो अब इधर देखिए, रेगिस्तान में जैसे सपोज करो ये पेड़ है, ये इमेजिन करो कोई टावर, पेड़ ही ले लेता हूं, ठीक है, ये रेगिस्तान की जमीन। अब देखिए क्या होगा,
रेगिस्तान में क्या होता है, जो बालू होती है ना, बालू, उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट नहीं पड़ा तो चूल्हे में जाने दो, वो बहुत गर्म हो जाती है दोपहर में, बहुत गर्म हो जाती है, ठीक है। और आपने तो ये भी सुना होगा, आलू फालू जो भूनते हैं वो बालू में भुने जाते हैं, भाड़ में जाके थे ना, तो भाड़ एक भट्टी होती है उसमें, है नहीं, तो बालू गर्म जल्दी हो जाती है, जल्दी ही। अब क्या होता है, यहां जो जमीन होती है वो कतई तंदूर बन चुकी है, मतलब कतई जहर, बहुत हीट आ रही होती है यहां से। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में, जैसे हम अपने घर की बात करें, नॉर्मली गर्म हवा ऊपर होती है, किसी भी कमरे में नॉर्मल सिचुएशन में बात करें तो गर्म हवा ऊपर होती है, तभी तो एग्जॉस्टर ऊपर लगाए जाते हैं कमरे में। जैसे ये कमरा है, नॉर्मल सिचुएशन की बात करूं तो एग्जॉस्टर ऊपर लगाए जाते हैं यूं करके, ये तो क्या करते हैं, जैसे गर्म हवा ऊपर होती है, डेंसिटी वाइज हल्की होती है गर्म हवा, तो एग्जॉस्टर उसको फेंक देता है, बाहर निकाल के फेंक देता है किचन में या उसमें, या बड़े बड़े हॉल में एग्जॉस्टर इसलिए लगाए जाते हैं ऊपर की साइड में कि गर्म हवा को खींच के फेंक दे। नीचे क्यों नहीं लगाते, क्योंकि गर्म हवा तो ऊपर है। अब सुनिए, तो बेटा पंखा, आपने देखा है ना, जो पंखा ऊपर लगाते हैं, वो यूं कह रहा है पंखा ऊपर क्यों लगाते हैं, पंखा नीचे लग नहीं सकता ना। तो तुमने देखा होगा, यदि छत गर्म हो, छत गर्म होती है एक बार, तो जब पंखा फेंकता है तो कितनी गर्म हवा फेंकता है, फेंकता है नहीं फेंकता। अच्छा, अब एक और चीज, जो एसी है, आपने देखा होगा स्प्लिट एसी कमरे में ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, ऊपर इंस्टॉल किया जाता है एसी। रीजन वही, क्योंकि गर्म हवा ऊपर है, उसको ठंडी करता है वो। अब जो हवा ठंडी हो गई, वो डेंसिटी में भारी हो जाएगी, वो नीचे चली जाएगी, उसकी जगह कंपैरेटिवली ऊपर जो गर्म हवा आएगी उसे ठंडी कर देगा, फिर डेंसिटी से वो नीचे गिर जाएगी तो कंपैरेटिवली गर्म हवा, ऐसे करके काम करता है एसी, एक कन्वेक्शन करंट बन जाती है। लेकिन गर्म हवा ऊपर होती है, ये नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन यदि इस कमरे में मैं नीचे हीटर लगा दूं, हीटर है ये, तंदूर चल रहा हो, तंदूर सपोज करो ये तंदूर है या हीटर है, तो अब आप बताना, मैं यदि हाथ को नीचे लाऊंगा तो गर्म होता चला जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो। ये तंदूर है या हीटर है, अब हाथ को नीचे लाता हूं तो गर्माहट महसूस होगी कि नहीं। तो अब यदि ये हीटर चल रहा है तो गर्म हवा यहां ज्यादा है, ये वाली जो एयर है इसके क्लोज, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, समझ गए। यानी यदि ये हीटर है, डायरेक्ट हीटर है, तो फिर इसमें जो यहां होगा वहां एयर हीट ज्यादा होगी। तो ये इतना बड़ा हीटर लगा हुआ तो है यहाँ, कहां पर, क्योंकि बालू एक हीटर का काम कर रही होती है, तंदूर का काम कर रही होती है। तो अब यानी, तो बताइए, यदि मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, ऊपर से नीचे आ रहा हूं यूं करके, ऐसे करके लिख दूं ये, तो टेम्परेचर के बारे में क्या कमेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये एरो डाल दो, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब डेंसिटी, बताओ डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी, गर्म हवा का हिंट दे रहा हूं, गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठ जाता है, गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठ जाता है। हाँ निकुंज बिल्कुल ठीक, हर्ष बिल्कुल ठीक, हाँ मृदु ठीक बात। चलो, गर्म हवा का ऊपर, क्योंकि गर्म हवा का गुब्बारा इसलिए ऊपर उठ जाता है क्योंकि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे यदि मैं आऊंगा यहां, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और डेंसिटी ऑफ एयर घटेगी, और डेंसिटी ऑफ एयर घटेगी तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो भी घट जाती है। हालांकि ये कोइंसिडेंट है एयर के केस में, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी हर बार ऐसे ही कनेक्ट हो ये कोई जरूरी नहीं होता। मैंने एक दिन बताई थी, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई कोरिलेशन नहीं है, पर एयर के केस में ये तुक्का है सिर्फ, कि एयर की जब मास डेंसिटी घटती है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी घटती है। क्लियर है ना, यह याद रखना, एयर की जब मास डेंसिटी घटती है, मास डेंसिटी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये बात समझ में आ गई ऊपर। अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं, मैं ये जो एयर है ना, इसको कई सारी लेयर में डिवाइड करता हूं, चलिए कई सारी लेयर में डिवाइड कर देता हूं। मतलब ऐसी कोई लाइनें नहीं दिखेंगी, पर इमेजिन करो ये एयर की अलग लेयर, हालांकि इसके और इसके बीच में भी इनफाइनाइट लेयर होंगी, पर कुछ लेयर का नाम देता हूं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लेयर बना दी। तो उस टॉपिक को यहां क्रिएट करते, बताइए यहां पर टेम्परेचर ऑफ लेयर 1 सबसे ऊपर, ये मैंने ट्रू लिख रहा है या गलत लिखा, पहले ये बता दो, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये वाली लाइन, बस इतना बता दो।
कि टेम्परेचर 1 से ज्यादा 2 का होगा, 2 से ज्यादा 3 का होगा, 3 से 4 का, 4 से 5। कन्हैया को ये गलत लग रहा है, हर्ष को ये सही लग रहा है, नीलांबिका को ये सही लग रहा है, निकुंज को ये सही लग रहा है, केवल कन्हैया को गलत लग रहा है। कन्हैया दोबारा दे, काजल को भी सही लग रहा है। बेटा यही तो पढ़ाया है कन्हैया, ये ठीक है। ये ऊपर से नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये ठीक है। यानी यहाँ हीटर तो यही चल रहा है ना, तो गर्म हवा सबसे ज्यादा यहाँ होगी। तो इस बात को ठीक है। देयरफॉर अब इसको डेंसिटी के टर्म में लिख दो। तो डेंसिटी देखना, ये सही लिखा गलत लिखा है, ये देखो ये भी ठीक लिखा है, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा है ना। तो इसका मतलब जो सबसे गर्म हवा होगी, गर्म हवा, उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। और ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में लिखूं तो देखना, ये तीसरी लाइन सही लिखी है। हमें तीसरी लाइन से मतलब है एक्चुअली, हमें तीसरी लाइन से मतलब है एक्चुअली। ये लाइन समझ में आ गई। अब आप बताइए, यानी इसमें 1 और 2 को बात करूं, लेयर 1 लेयर 2, तो लेयर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेयर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इन दोनों को कंपेयर करो। सिर्फ एक μ3 और लिख देता हूं ताकि और समझाना आसान हो जाए। यदि मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में ये डेंसर है, ये रेयर है, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका कम वो रेयर है। अच्छा, यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो अब μ2 μ3 से ज्यादा है, तो ये डेंसर ये रेयर। आइए यहां समझते हैं। अब क्या होगा, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, जब उससे रे आए। तो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है दूर दूर, मैंने कहा ना दूर से दिखता है ये मिराज। तो इससे जो रे सीधी जा रही होंगी, जो रे सीधी जा रही होंगी वो तो सीधी पहुंच जाएंगी, उनके लिए कोई इवेंट बट नहीं है, तो पेड़ दिख रहा होगा। लेकिन अब उस रे को देखते हैं जो पेड़ से नीचे की ओर गई, इस पेड़ से नीचे की ओर जा रही है। इमेजिन करो इस रे को, जो नीचे जानी चाहिए हमारे हिसाब से, उस बंदे की आंखों पे नहीं पहुंचनी चाहिए। भाई इस रे का जो फ्लो है वो नीचे की ओर है, आदमी यहां पर है, उसकी आंखें यहां होंगी, तो कायदे से इस रे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए आदमी की आंखों में पहुंचने का। लेकिन अब देखिए, मैं यहां पर एक नॉर्मल डाल रहा हूं, प्लीज बेटा थोड़ा बारीकी से समझिए। ये मैंने नॉर्मल डाला। अब ये रे ना लेयर 1 से लेयर 2 में जा रही है। लेयर 1 से, हालांकि ये भी एयर है ये भी एयर है, लेकिन इन दोनों एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग है ना। तो अब बताइए, ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब आप ये बताइए D2R या R2D, ये टाइप कर दीजिए। D2R, हाँ चेतन वेरी गुड, D2R या R2D, D2R या R2D, D फॉर डेंसर, R फॉर रेयर, D2R या R2D, ये वाली रे। जल्दी बताओ, जल्दी टाइप करो बेटा, कुछ एक आध भी टाइप कर देंगे, मैं आगे बढ़ जाता हूं। ये रे, काजल दोबारा सोच, मृदु ठीक, काजल दोबारा सोच, मृदु का आंसर ठीक है, नीलांबिका ठीक। ये रे काजल इधर देख, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, D2, निकुंज गड़बड़ हो गया, D2R जा रही है। एक बार मैं अपना टाइम दे रहा हूं, D2R जा रही है, अपना सोचिए, नहीं तो फिर आगे भसड़ हो जाएगी। क्योंकि लेयर 1 से लेयर 2 में जा रही है। हट रहा हूं सामने से, देखो लेयर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेयर 2 से, तो ये डेंसर से रेयर जा रही है। फिर मैंने नॉर्मल डाल दिया, ये एंगल आई का काम करेगा, आई का। अब बताइए, डेंसर से रेयर जाने वाली रे नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो थोड़ा सा एंगल खोलूंगा मैं, यानी ये जो एंगल है ये आई से बड़ा बनाऊंगा, आर इज ग्रेटर देन आई, याद रखिएगा। क्योंकि डेंसर से रेयर जाने वाली रे नॉर्मल से थोड़ा ऐसा लग रहा होगा दूर हो जाती है, मान लेना थोड़ा सा दूर खुल जाती है, तो ऑब्वियसली डेंसर से रेयर जाने वाली रे नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये जो आ रहा है रिफ्रैक्टिव एंगल वो आई से बड़ा होगा, आई से बड़ा होगा। आइए फिर यहां नई घोड़ी नई चाल, नया नॉर्मल डालते हैं, क्योंकि अब ये रे लेयर 2 से लेयर 3 में एंटर करेगी, उसका टेम्परेचर और ज्यादा है, और ज्यादा है। अब ये वाली रे लेयर 2 से लेयर 3 में जा रही है। अब ये नया इंसिडेंस एंगल होगा, नया इंसिडेंस एंगल होगा कि नहीं, लेकिन ये वाला काम हमारा आर से चल जाएगा, आर से, क्योंकि लगभग यही एंगल होगा आर। अब ये रे भी डेंसर टू रेयर जाती है, क्योंकि देखो अब 2 और 3 को देखो, केवल 2 और 3 को देखो, ये भी डेंसर से रेयर एंटर करेगी, और डेंसर से रेयर जाने पे पता है क्या होगा, लाइट नॉर्मल से दूर हो जाएगी, दूर हो गई। एक काम करते हैं, मैं इसको R1 लिख देता हूं, R1। अब इसको R2 लिख देता हूं। तो अब बताओ R2 और R1 में कौन बड़ा, पहले बताओ इन दोनों एंगल में कौन बड़ा। ठीक है, R2 और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, रीजन दे रहा हूं मैं, रीजन दे रहा हूं, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है तो और दूर हो जाएगी ये एंगल। तो अब इसमें बताइए, आई से बड़ा R1 था,
फिर ये दोनों एंगल बराबर, R1 से बड़ा R2 है। फिर एक बार और परेशान कर देता हूं, ये R2 है तो ये R2 होगा। अब बताइए ये रे कहां से कहां जा रही है, ये रे कहां से कहां जा रही है, ये वाली रे कहां से, 3 से 4, यानी डेंसर टू रेयर। अब वही एल्बर्ट ऋतुराज वाशने सिमिलरली थ्योरम, ओ मृदु R2D नहीं है, हर अगली रे D2RE एंटर कर रही है, R2D कैसे हो गया भाई, अरे ये दे ठीक। तो अब ये रे भी डेंसर टू रेयर जा रही है, ठीक है। अच्छा गलती से मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, चलो चलिए। अब आप बताइए ये रे भी डेंसर टू रेयर और दूर हो जाएगी। थोड़ा सा बेटा बोर जरूर कर रहा हूं, लेकिन समझिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ये R3, अब बताइए R3 और R2 में कौन बड़ा, R3 और R2 में R3 बड़ा, यानी यहां R3 जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो अगली बार इंसिडेंट एंगल हो जाता है। मेरी बात सुनना है, यहां R1 जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है यहां वो इंसिडेंट एंगल है, यहां जो R2 रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो यहां इंसिडेंट एंगल का रोल प्ले कर रहा है। जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आज वो यहां सास बन रही है, यहां बहू बन रही है, ऐसे ऐसे बन रही है। तो आप इस सिमिलरली थ्योरम से किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जैसे जैसे ये रे नीचे जा रही है, जैसे वैसे रे नीचे जा रही है, ठीक है, यही ले लेता हूं, यही लास्ट, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये वाला एंगल बढ़ता जा रहा है नीचे जाते जाते, जैसे जैसे ये रे नीचे की ओर जा रही है ना, डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, तो ये वाला एंगल हर अगले स्टेप में बढ़ जाता है, हर अगले स्टेप में बढ़ जाता है। हाँ कर्व में जाएगी, बिल्कुल चेतन ने सही पहचाना, सच्चाई है कर्व में जाएगी लाइट, तो यू कर्व ऐसे ही समझ लो, लेकिन टुकड़ों में कायदे से उसने सही पकड़ लिया कि थोड़ा सा ऐसे कर्वेचर में जाएगी लाइट, क्योंकि इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट लेयर होंगी, इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट लेयर होंगी, लेकिन उस इनफाइनाइट लेयर से मैं ये फिजिक्स नहीं समझा पाता। फिर अब क्या होगा, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार, नॉट एवरी टाइम, ये बढ़ते 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 ये वाला एंगल बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, ये वाला थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। अरे जब इंसिडेंस एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कभी कभार तो भैया इसके भाव क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल से भी ऊपर हो गए। अब बताइए इस वाली रे को डिस्कस करते हैं, इस वाली को, ये रे डेंसर से रेयरर जाने की कोशिश कर रही है, इसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है, ये नहीं पार कर पाएगी, ये यहीं की यही TIR कर देगी। अब यहाँ पे जो आंखें होंगी दूर बंदे की आंखें, जो दूर बंदे की आंखें होंगी उसको तो ये अपियर होगा ना कि ये लाइट यहां से आ रही है, यहां से, बोलो, मतलब जो सीधे वाली रे जा रही थी वो तो आंखों में जा रही है, जो रे उसकी आंखों में नहीं पहुंचनी चाहिए थी वो यहाँ TIR करके पहुंच गई, तो उसको ये लगेगा यहां से आ रही है, उसको ये पेड़ की इमेज इसलिए दिखाई देती है उल्टी, इसीलिए दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में, क्योंकि ह्यूमन आई हमेशा ऐसे 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 इमेजिन करती है कि सीधी आ रही है। अब सुनिए इसी बात को, अब ये आदमी आगे बढ़ता है, मान लो ये तो समझ में आ गया कि इन्वर्टेड इमेज क्यों दिखाई दी। अब ये आदमी आगे बढ़ता है और आगे आ रहा है, आंखें आगे आ रही हैं, बताना आंखें यदि इस लाइन से आगे आ जाए तो आप इस चीज को देखिए, TIR, ठीक है, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, होते होते ही तो हुआ। अब यदि आंखें यहां आ जाएंगी, इस वाले TIR को पार कर देगी, तो उसके पास ये वाली जो रे डाउन टू अर्थ जा रही है वो आंखों में नहीं पहुंचेगी, उसके पास सिर्फ पेड़ की जो सीधी रे वो पहुंचेगी। तो जैसे ही वो TIR वाले पोजीशन को आगे कर जाएगा तो क्या होगा बोलो, सिर्फ उसके पास ये वाली दिखेगी, ये नहीं दिखेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं भ्रम, पास आते ही खत्म। अब इसी में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, ठीक है, बढ़िया शानदार फिगर बनाया है मैंने, है नहीं, हाँ अब आ जाइए। अब इसी में एक और चीज, पेड़, वो सड़क पे जो पानी दिखता है, सड़क पे जो पानी दिखता है, ये क्या टाइप किया है इतना लंबा, रुको लास्ट, कोल्ड एरिया में डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, डेंसिटी उसमें ऊपर बढ़ेगी बेटा। कोल्ड एरिया में आप सोचो नीचे रे जो है जाएगी, यदि ये कोल्ड एरिया है तो वहां जो रे होगी वो रेयर टू डेंसर जाएगी, ना कि डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर जाएगी, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। नेक्स्ट मीटिंग ले ले, चलो नेक्स्ट मीटिंग लीजिए बेटा। चलिए तीसरी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन है, उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ये हमारी इन्वेंशन है,
ये इन्वेंशन है। अच्छा, पिछली जो 2 एप्लीकेशन थी वो नेचुरल फिनोमिना थे, नेचुरल थे कि डायमंड चमकता है नेचुरली क्योंकि टीआईआर हो रहा है नेचुरली। अरे हाँ, वो तो बताना भूल गया कि सड़क पे पानी क्यों दिखता है, वो भी देख लो 1 मिनट, फिर आते हैं इस पे। ये सड़क है, ये सूर्य देवता है ऊपर से, अब रोशनी आ रही है। अब मैं मई जून की गर्मियों की बात कर रहा हूँ, मई जून, तो उसमें वही हो रहा होता है अंदर नीचे, जैसी सड़क के पास आती है वही टीआई, सड़क को छूती भी नहीं है, टीआईआर हो जाता है। यहां गौर से देखना, सड़क को छूती भी नहीं है। जो रेगिस्तान में मैंने दिखाया था कि कैसे नीचे आते आते बेंड हुई और फिर टीआईआर हो गया, क्योंकि नियर द सरफेस काफी हीट हो रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे लाइट आती है जैसे तो नीचे फिर एक स्टेज पे आके टीआईआर हो जाता है, और फिर जहां पर जो बंदा होगा दूर, उसको ऐसा लगेगा कि यहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है, और रिफ्लेक्शन ही पानी जैसा एहसास कराता है। वो रिफ्लेक्शन ही पानी जैसा एहसास कराता है। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं तीसरी एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर। ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है, ये मनुष्य ने इन्वेंट किया है। इसको लाइट पाइप भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा क्यों। देखिए, ये एक पाइप होती है, और एनिमेशन देखा नहीं देखा आपने, पहले ही बता इसका ऑप्टिकल फाइबर का एनिमेशन देखा ही नहीं देखा, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, ये फायदा जो आज आपके युग को मिल रहा है, आपके एरा को मिल रहा है, वो फायदा हमें नहीं मिला था। देख लीजिएगा यदि नहीं देखा है तो। ठीक है, और भी तो भाई चीजें देख ही लेते हो आप, है ना। चलो तो उसको देख, टिकटॉक विकटॉक देखते हैं, उससे बेटर है एटलीस्ट यहाँ पे भी, व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पर। बड़ी बड़ी वीडियो नहीं भेज पाता आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं टेलीग्राम पे देख लेना ना। चलिए, ये एक फ्लेक्सिबल पाइप होती है, ये एक फ्लेक्सिबल पाइप होती है ये, और इसकी मोटाई होती है हमारे बाल के बराबर, लगभग बाल के बराबर। इतने पतले पतले फाइबर होते हैं ये, मतलब बहुत पतले पाइप होती है ये, और उनकी मोटाई, थिकनेस बाल के बराबर। लेकिन बाल के बराबर मोटाई में बना तो दूंगा एक लाइन ऐसी, लेकिन उसके अंदर क्या फिजिक्स चल रही होती है उसके लिए मैं उसको जूम कर रहा हूं। तो देखिए, ये एक पाइप होती है, फ्लेक्सिबल पाइप होती है, माइया 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 ऐसे कर सकते हैं उसको ट्विस्ट, हालांकि लिमिट होती है, लेकिन फिर भी काफी फ्लेक्सिबल पाइप होती है ये रही एक पाइप। ये हॉलो पाइप नहीं होती, यहां ग्लास होता है बेटा, ग्लास फाइबर होता है इसमें, मतलब ये एक स्पेशली फिल्टर्ड हाइपरफाइन ग्लास होते हैं, सिल्का ग्लास होता है, सिल्का ग्लास। ऑर्डिनरी खिड़की वाला ग्लास नहीं होता, खिड़की वाले ग्लास को थोड़ी नहीं तुम फ्लेक्सिबल ट्विस्ट कर लोगे। ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबल ग्लास, उसको भी ग्लास ही बोलते हैं, और इसके ऊपर एक लेयर होती है ऐसे, ये जैसे एक मिनट, जैसे ये तार है, ये काला रंग जो दिख रहा है, ये तो उसके ऊपर की लेयर हो गई। इसके अंदर छीलूंगा, अब ये मत कहना छील के दिखाओ, इसके अंदर होगा कॉपर। क्या होगा? कॉपर। क्लियर है ना ये चीज? तो इसको बोलते हैं कोर। इतने यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है ना, कोर। और ये जो मैंने चौक से शेड किया है, ये आउटर कवरिंग, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ये ऑप्टिकल फाइबर की डिक्शनरी है, ये शब्द याद करिए। ये जो कवरिंग है इसको क्लैडिंग बोलते हैं, ऊपर। और ये एक और चीज बता रहा हूं मैं, इसको कैसे इमेजिन करना है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी। जैसे ये फाइबर है, इमेजिन करो, तो इसको ऐसे घुमाने पर हर तरफ से क्लैडिंग क्लैडिंग दिख रही है। जब मैं इसको खोलूंगा तो अंदर वो मिलेगा ना, वो रिफिल जो होता है। अब इसको मैंने यू ऐसे काट दिया, ऐसे उसको काट के दिखा रहा हूं कि ऐसे साइड से काट के दिखा रहा हूं कि अंदर क्या चल रहा होगा। होती तो ये गोलाई वाली पाइप है, जैसे ये नहीं होता वायर, हर तरफ घुमा लो क्लैडिंग ही क्लैडिंग दिखेगी। ठीक है, इसको फाइबर को ऐसे घुमाओगे तो हर तरफ क्लैडिंग ही दिखेगी। कोर तो अंदर होता है, यानी इसका यदि कॉपर वायर देखना है तो छीलना पड़ेगा। तो कोर और क्लैडिंग, और इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए, क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए। ये एक पर्पस के लिए डिजाइन की है, यानी अंदर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर एयर नहीं है, अंदर ग्लास है, जिसको कोर बोल रहा हूं मैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए। ये इसकी एक्सिस बोलते हैं इसको। फिलहाल नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। चलो, अब इसका फायदा क्या लेते हैं हम, इससे क्या काम लेते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इस पर एक मीनिंगफुल कैलकुलेटिव एंगल डाला जाता है, एक कैलकुलेटिव एंगल डाला जाता है यहां पर। इसका एक सवाल भी हमारे एनसीईआरटी में, फिर अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पता है क्या होता है, पहली बार रिफ्लेक्शन पे ध्यान मत दो, यहां दो। अब बताइए ये रे कहां से कहां जा रही है, ये वाली रे कहां से कहां जाने की कोशिश कर रही है, बताओ। कोर से क्लैडिंग में,
कोर से क्लैडिंग में जाएगी। अब ये वाली, ये तो एयर से कोर में आ गई, ये वाली रे तो एयर से कोर में आ गई, यानी रेयर से डेंसर आ गई। इसे चूल्हे में जाने दो। इसको देखो, ये वाली रे जो अंदर आ चुकी है, ये कोर से क्लैडिंग में जाने की कोशिश कर रही है। और इधर देखो, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लैडिंग का कम होता है। तो अब ये रे D2R जा रही है या R2D जा रही है? D2R या R2D? D2R या R2D, जल्दी बताओ। जी हाँ, नहीं चेतन, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्लैडिंग का कम है। चेतन क्या टाइप कर दिया? देव ठीक। इस वाली जगह पे बताइए, ये वाली रे कोर से क्लैडिंग में जा रही है तो डेंसर टू रेयर जा रही है। अरे निकुंज, R2D अभी भी। अच्छा, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जवान फिसल गई है चेतन? चलिए अब देखिए, पहली चीज इस रे को देखिए, एनालाइज करिए। अभी समझ में बहुत कुछ आने वाला है। यहां पे आप नॉर्मल डालिए। अब बताइए, इस रे को गौर से देखेंगे सब लोग। ये रे कोर से क्लैडिंग आने के लिए तैयार की जाती है, कोर से क्लैडिंग। यदि ये आई, सपोज करो ये वाला आई जो यहां दिखा रहा हूं इंसिडेंस एंगल, यदि ये क्रिटिकल एंगल से और बड़ा हो जाए, डेंसर टू रेयर तो जा ही रही है, डेंसर टू रेयर तो जा ही रही है, क्रिटिकल एंगल से और बड़ा हो जाए, तो फिर ये पार ही नहीं करेगी, अंदर ही रह जाएगी, अंदर PIR हो जाएगी, बशर्ते ये आई इसी से बड़ा हो। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट ये पैरेलल होता है, तो ये भी, ये आई तो ये आई, ये आई तो ये आई, फिर TIR, फिर TIR, मल्टीपल TIR होके फाइनली रे बाहर निकली आती है। बाहर यानी एक तरफ से लाइट डाल के दूसरी तरफ निकाल लोगे। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अंदर मल्टीपल TIR होते होते बाहर निकल जाती है लाइट। कितना भी इसे फ्लेक्सिबल कर लो, यदि ये पाइप ऐसे कर दूं ना, देखो यूं मैया 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 ऐसे करके, ये पाइप इमेजिन करो, और यहां लाइट डाल दूं, यानी यहां ऑब्जेक्ट इमेजिन करो, या यहां से लाइट डाल दी, तो अंदर TIR 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 होते होते बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस ऑब्जेक्ट की लाइट अंदर से होते होते यहां आ गई, तो यहीं से आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है, जब उसकी लाइट हमारी आंखों पे है। तो यदि मैं यहां अपनी आंखें लगा लूं, तो ये ऑब्जेक्ट दिख जाएगा मुझे। बताऊंगा इस ऑप्टिकल फाइबर के फायदे भी बताऊंगा, अभी पहले ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग समझिए। एक तरफ लाइट डाली जाती है इंटेंशन के साथ, एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, नहीं तो ये आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा नहीं होगा, सारा ध्वस्त हो जाएगा हमारा फंडामेंटल। ठीक है, क्या कह रहे बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहां पर ये TIR होते बाहर तक लाइट निकाल देते। अब एक चीज बताता हूं, एक नॉर्मल पाइप लेना, पानी वाली, जिससे पानी देते हो, उसको इतना काट लेना सिंपली, जिससे पानी देते हो आप, उसको आंखों पे यूं रखना। बताओ सामने का दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? बोलो। बिल्कुल स्ट्रेट रखोगे आंखें, अपनी आंखें स्ट्रेट रखना। बताओ सामने का जो भी सामने होगा चीज, जो भी बिल्डिंग तो सब दिख जाएगी ना। लेकिन यदि इस पाइप को बीच में से बस यूं कर देना, क्या अब दिखेगा आपको? यहां पे सोच के बताना, मात्र हल्का सा ट्विस्ट करना, घंटा कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, मात्र एक हल्का सा ट्विस्ट आने पर ही। क्योंकि यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी लाइट जब यूं आएगी, अच्छा इस ऑब्जेक्ट की लाइट तो सीधी आ गई दिखती, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की लाइट सीधी आई, टकरा गई, खत्म, टाटा बाय बाय। ये पाइप जरा सी ट्विस्ट क्या हुई तो यहां की लाइट यहां पहुंच ही नहीं रही। लेकिन इसमें मैंने कहा पहले ध्यान रखना, बाल के बराबर मोटाई का फाइबर होता है ये, एक तरफ लाइट डालता दूसरी तरफ निकल ही जाती है। दूसरा, एक और चीज, हमारी फिजिक्स ने, हमारी साइंस ने इतनी भी इन्वेंशन कर ली है कि अंदर जो कोर मटेरियल ग्लास, सिलिका ग्लास, इतने फिल्टर कर चुके हैं इनको कि जब लाइट, एक तो TIR की वजह से लाइट का लॉस कम होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ अरे आ रहा हूं, वाईफाई का ही केबल फाइबर ही होता है, वो वही फाइबर है ये। तुमने मुझे बोलने ही नहीं दिया, रुको वेट तो करो, अभी इसकी एप्लीकेशन आएंगी। ये वही फाइबर है जो हम बोलते हैं मेरे घर जियो का फाइबर लग गया, एयरटेल का फाइबर लग गया, वही फाइबर है ये। और इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन है, उनमें से एक एप्लीकेशन वही है जो तुमने वाईफाई बोला। लेकिन मैं अभी उस मुद्दे पे बाद में आऊंगा। तो मैं क्या बता रहा था, भूला। ये इसलिए मैं कहता हूं बीच में मत क्वेश्चन चिपकाया करो। ये क्या पढ़ा रहा था, भूला। हाँ फिल्टर, वेरी गुड, फिल्टर। तो लड़कियां जो फिल्टर लगाती है, यही पढ़ा रहा था रवे? ठीक है, यही पढ़ा रहा था? नहीं अच्छा। ओ चेतन कह रहा है कल पढ़ेंगे अब।
तू बेटा मेरे याददाश्त का फायदा उठा रहा है। सर आप ये कह रहे थे कल पढ़ेंगे। नहीं 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 बेटा, इतना भूला नहीं हूं मैं। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते। फिल्टर बता रहा था मैं। अंदर जो कोर मटेरियल है, इतना फिल्टर होता है बेटा। एक तो यहाँ TIR हो रहा होता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ध्यान है ना, TIR में ऑलमोस्ट 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी लाइट का लॉस कम होता है। लाइट का लॉस कम होता है यहां पर लाइट का लॉस कम होता है। दूसरा, इस मटेरियल में चलने की वजह से भी लाइट का एनर्जी लॉस हो सकती है ना, चलने की वजह से। आप ये बताओ, सपोज करो ये खिड़की का कांच है, टूट के मैं यहां ले आया। अब यहां से लाइट पड़ेगी तो यहां आर पार हो जाती है। लेकिन यदि मैं इसकी मोटाई इतना ही कर दूं, सोचो इसकी मोटाई इतनी कर दूं, अब बताना कांच की ये मोटाई कर दूं, अब यहां से रोशनी यहाँ पे ज्यादा आती है, नॉर्मल सिचुएशन में कम आती है। अब मतलब सामने से सूर्य देवता है या बल्ब है, रोशनी कम हो जाएगी। क्यों कम हो गई? क्योंकि जो लाइट इस मीडियम में चली ना, काफी तो इसने खून पी लिया लाइट के। एक और लगा दी, थिकनेस बढ़ा दी, तो ये पकड़ में भी नहीं आ रहे है ना ये। अब लाइट अंदर आई, ठीक है, ये लाइट अंदर आई, ठीक है, बिल्कुल ठीक। चेतन ने क्या कहा, हम गूगल्स नहीं, गूगल्स मेरे को बोलना नहीं आता इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन। चश्मा का है, सीधे से चश्मे पे आता हूं। क्यों लगाते हैं चश्मा हम? ताकि थोड़ी सी लाइट वो रोक ले। लेकिन नॉर्मल कांच का ग्लास, खिड़की का कांच का, वो क्या कहते हैं, खिड़की का ग्लास, कार का ग्लास, ये तो लाइट को पी जाते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन इस ग्लास की खूबी बताता हूं, इतने हाइपर फाइन ग्लास हो चुके हैं, ढूंढ चुके हैं, हम कर चुके हैं। 1 किलोमीटर लाइट इस पाइप में चले ना, 1 किलोमीटर थिकनेस में चले। अच्छा सोचो, ये थिकनेस होगी ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसे कर करके ये 20 हो गई। यदि मैं 1 किलोमीटर कर दूं इसको, कांच को, इमेजिन करो ये 1 किलोमीटर थिकनेस है, यहां से लाइट डालूं, क्या लगता है यहां लाइट आएगी? क्या लगता है यहां की, यदि सूर्य की रोशनी यहां की लाइट यहां आ पाएगी? 1 किलोमीटर में तो कुछ आएगा ही नहीं इतना, यानी वहीं मर चुकी होगी लाइट, खत्म 1 किलोमीटर में। लेकिन इस ऑप्टिकल फाइबर में TIR तो होता ही होता है। इस ग्लास की भी खूबी होती है कि ये इतना हाइपर फाइन ग्लास होता है कि 1 किलोमीटर चलने के बावजूद भी मोर देन 95% लाइट आ जाती है, मोर देन 95% लाइट बाहर। तो ये खून कम पीते हैं लाइट के। यहां यदि 100 यूनिट लाइट डालूंगा तो यहां मोर देन यानी 95+ लाइट आएगी। अब देखिए, ये तो मैंने आपको ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये बताया, लेकिन अब मुद्दा ये कि इसका खुद का क्या यूज है। चलो बना तो लिया, यहाँ की लाइट वहां पहुंचा देगा ये। अब इसका खुद का यूज, इसके बहुत सारे यूज है, लेकिन मैं 2 यूजों को डिस्कस करूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका पहला यूज, सबसे पहला यूज हो रहा है इसका मेडिकल लाइन में, उस एंडोस्कोपी बोलते हैं उसको। ये वर्ड नहीं सुना तो सुन लीजिए, एंडोस्कोपी। अच्छा ये बताओ, आज डॉक्टर के लिए इलाज करना क्यों आसान हो रहा है? दवाइयों बताना, क्योंकि दवाइयों के साथ साथ डॉक्टरों को मिलने वाले इक्विपमेंट्स भी इजी, मतलब इक्विपमेंट्स भी, एपरेटस भी अच्छे मिलने लगे। पहले कहां होती थी MRI मशीन? सोचो पहले कहां होती थी MRI मशीन, कितने अच्छे अच्छे डायग्नोसिस हो जाते हैं। अब तो घर घर में ब्लड शुगर चेक करने की मशीन होती है, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होती है। पहले घर में ज्यादा से ज्यादा थर्मामीटर मिलता था, डॉक्टर के पास ज्यादा से ज्यादा कान में आला लटकता था, है ना, कान में आला लटकता था। अब सुनो, आज से 70 साल 80 साल पहले की हिस्ट्री। डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, ओ डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है प्लीज। अब डॉक्टर साहब अब क्या करें, आला लगा के चेक, बस थोड़ी सी नौटंकी कर ली। अब कर भी क्या सकते हैं, डॉक्टर साहब को अंदर तो पता नहीं क्या है, चलो थोड़े से हाथ वाथ चेक करके ताकि मरीज संतुष्ट हो जाए, एक दवाई लिख दी। 3 दिन बाद आया डॉक्टर साहब, दर्द नहीं हो रहा, कभी दर्द यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, दर्द बढ़ गया है। डॉक्टर ने दवाई चेंज करके 3 दिन और खा के देखना। अब डॉक्टर को क्या पता अंदर क्यों दर्द हो रहा है, 70-80 साल पहले बता रहा हूं, ठीक है। फिर 3 दिन बाद आया, अब डॉक्टर ने कहा चलो ऑपरेशन करना पड़ेगा, दर्द नहीं जा रहा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कट मारा, खोला, सॉरी यहाँ तो कुछ नहीं है, सॉरी डॉक्टर ने सॉरी बोल दी, सॉरी यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ तो बिना बात के कट लग गया, सिलाई लगेगी यहाँ पे। अब यहाँ कट मारा क्योंकि दर्द चेंज हो रहा था, यहाँ कट मारा, सॉरी यहाँ भी कुछ नहीं लिख रहा। हेलो, सॉरी के चक्कर में एक तो कट लग गया, यहाँ कट मारा, ओ यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो आपको हार्ट अटैक आ गया है।
ठीक है, चलिए आपकी किडनी में हार्ट अटैक आ गया, तो चलिए इन शॉर्ट जो भी है, चलिए तो अब इसमें केवल डॉक्टर की कमी नहीं है, केवल डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर क्या कर सकता है जब उसके पास इक्विपमेंट्स है ही नहीं। लेकिन अब बताओ इक्विपमेंट्स ने तरक्की करी। अब सुनिए जो मैं इसका इलाज बताता हूं। आज हमारे पास एक ये जो फाइबर है, एंडोस्कोपी जिस प्रोसीजर है उसको बोलता हूं, बता रहा हूं। अब बेटा आले से या थर्मामीटर से तो बुखार आएगा, थर्मामीटर से ये तो नहीं पता चल जाएगा ना, थर्मामीटर से ये तो कि अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर कौन था? अरे ऑनलाइन वाला होगा कोई डॉक्टर, उस समय भी शायद ऑनलाइन क्लास चली होंगी। और आजकल डॉक्टर इतनी फीस लेते हैं, इतने नालायक हो गए हैं लूटने को। वो तो कहते हैं ना जैसे परचूनी की दुकान पे जाओ, पूरे 98 रुपए या 99 रुपए का सामान लो तो वो 1 रुपए वापस नहीं करते, टॉफी देते हैं, खुले पैसे नहीं है, टॉफी ले लो, ले लो। पता है कुछ दिन रह गए डॉक्टरों के पास भी चलन आएगा, भाई साहब खुले पैसे नहीं है मेरे पास, आपको तो एक ऑपरेशन कर दूं। कुछ दिन रुक जाओ, भाई साहब खुले पैसे नहीं, आपको एक ऑपरेशन कर देता हूँ, खुले पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, मेरे को मैसेज भेज दियो, मैं ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। हाँ और बता डॉक्टर देखना, डॉक्टर भी क्या करते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं ना आपने क्या खाया था, आपने कहा खिचड़ी दलिया, तो वो आपका स्टेटस पता करते हैं, उसी हिसाब से दवाई लिखते हैं, बिल बनाते हैं। और आपने कहा हाँ भाई कल क्या खाया था, पनीर की सब्जी, शाही पनीर और ये चिकन टिक्का, ये जो भी, ओ समझ जाते हैं अंदर कि रईस आदमी है, ठीक है, फिर उस हिसाब से बिल बनाते हैं। अच्छा देखिए एक आदमी है, हाँ मामूली सी चोट है, कुछ नहीं, हल्की सी दवाई लिख देता हूँ, ले लेना। दवाई लिखते लिखते उसकी नजर आईफोन पे चली गई। एक काम करो आप एमआरआई भी करवाई लो, तुरंत हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब एक काम करो एमआरआई भी करवा लो, एमआरआई 5,000 6,000 से कम नहीं होती। चलिए अब आते हैं एंडोस्कोपी। क्या है एंडोस्कोपी? जो बिना बात के डॉक्टर ने चीरा लगा दिया था ना, यहाँ सॉरी 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 सॉरी, है ना। एक और बता रहा हूं। जैसे एक आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब पूरी बॉडी में जहां उंगली फिराता हूं वहां दर्द होता है, पूरी जहां उंगली फिराता हूं दर्द होता है। अब पूरी बॉडी का चेकअप हो गया, कहीं पता ही नहीं चला फॉल्ट कहां है। बाद में पता चला उंगली में ही फ्रैक्चर था, बाद में पता चला उंगली में ही फ्रैक्चर था, तो जहां टच करेगा तो दर्द तो होगा ही। चलिए फाइनली इधर आते हैं, अब एंडोस्कोपी समझते हैं, ये क्या होता है बेटा। अच्छा मैं जल्दी छोड़ने वाला था, हाँ ये बात भी थी, चलो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, इसको फिर छोड़ता हूं, है ना। एंडोस्कोपी समझिए, इसमें क्या होता है, एक वायर मुंह में डाला जाता है, वो वायर नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो देखिए मुंह के थ्रू अंदर वायर डाला जा रहा है, वायर अंदर। अब अंदर जाके बेटा कौन सा स्ट्रेट चला जाएगा बोलो, अंदर जाके उसको मैया घूमना पड़ेगा वायर को। अब अंदर जा रहा है, अब देखिए डॉक्टर कैसे इमेजिंग बाहर, कैसे, हाँ मुंह के थ्रू डाला जाता है, मुंह के थ्रू। ये वीडियो भी भेजी हुई है मैंने। अब इस वायर को थोड़ा सा ऐसे ही, ये वायर हालांकि इतना मोटा नहीं होता, पतला होता है, लेकिन अब मुझे फिजिक्स दिखा रही है ना। अब ये इधर से मुंह के थ्रू डाला है और अंदर जा रहा है, ये वाला एंड कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ये वाला एंड फ्री होता है, ये डाल दिया। अब क्या होता है सुनिए, व्हाट्सएप में नहीं भेज पाऊंगा बेटा वीडियो में, वो बड़ी वीडियो होती है कुछ, वो 25 MB से ज्यादा आता नहीं है व्हाट्सएप पे। प्लीज अब इसे देखना कि ये मुंह के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर अंदर भेज दिया, तो ये वाला एंड कंप्यूटर से जुड़ा है। अब ये कंप्यूटर ना रोशनी फेंकता है, अब ये रोशनी ऑप्टिकल फाइबर से जाती है। अब सबसे बड़ी बात ऑप्टिकल फाइबर की कि फाइबर ट्विस्ट हो जाए, कितना भी मैया हो जाए, लाइट यहां पहुंच गई। अब बताओ वो वाला पोर्शन इल्यूमिनेट हो गया ना, इल्यूमिनेट, वहां रोशनी पहुंच गई, है ना, रोशनी पहुंच गई। उस जहां अंधेरा ही अंधेरा है, अब पेट के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, गुफा है। अब मुंह के थ्रू तार डाल दिया, जहां जहां से तार जा रहा है वहां रोशनी जा रही है। अब क्या होगा सुनिए, ठीक है, हाँ अब क्या होगा सुनिए, जैसी रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट ना फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। भाई जब लाइट पड़ गई तो रिफ्लेक्ट भी करेगा, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो रिफ्लेक्ट ना करे। अब रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी फाइबर से आ रही है, और इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, ये सब कैच कर लेता है। अब ये लाइट लौट के आ गई, तो इसी कंप्यूटर पर इमेज बनती जाती है हैंड टू हैंड। यानी लाइट भेजी, वो रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है, तो यहीं पर इमेज बन गई। ठीक नहीं यार, हल्का, अरे बाल जैसा होता है, नहीं होता पेन। तो एटलीस्ट डॉक्टर के हाथ में एक हथियार हो गया नहीं हो गया, एक हथियार क्या गया, डायग्नोसिस करने का, बिना पेट को काटे फाटे पता कर लेता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। अंदर का डायग्नोसिस हो गया बिना काटे, खोलना नहीं पड़ रहा बॉडी को, तो फाइबर डाल के अंदर पता कर लेते हैं कि हो सकता है इस एंडोस्कोपी से पकड़ में आ जाए वो चीज, तो उस पर्टिकुलर एरिया को वो ट्रीट कर सकते हैं।
तो सबसे बड़ी बात एंडोस्कोपी, कई बार आ चुका है कि विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन एंडोस्कोपी, आप बोलोगे TIR। दूसरा है, और आज का लास्ट फिर छोड़ता हूं, वो दूसरा है कि सबसे ज्यादा इसका जो यूज हाल फिलहाल में खूब एक्सेलरेट कर गया है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आजकल घर घर में फाइबर लगने लगे, वही फाइबर है ये, कम्युनिकेशन। देखो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या चीज चेंज हो गई, अपडेट हो गई है। जैसे आपकी ऐप अपडेट हो जाती है ना हर महीने या 2 महीने बाद, तो जैसे सपोज करो आज से वो जमाना था जब लैंडलाइन चलती थी, लैंडलाइन। अभी ही ये धीमे धीमे हटी है, लेकिन आपके पापा मम्मी सब जानते होंगे। उसमें क्या होता था, एक फोन होता था, यहाँ तार डलते थे जमीनों में, और यहाँ एक और फोन होता था रिसीवर। जैसे ये मथुरा है और ये अलीगढ़ है, ठीक है, जमीनों के थ्रू खुदाई करके तार बिछाए जाते थे, ये कॉपर वायर होते थे। अब क्या होता था, जैसे आपने बोला हेलो, हेलो हम बोल रहे हैं, हेलो हम बोल रहे हैं, आपने बोला हेलो मेरे बाबू ने थाना थाया, ठीक, चलिए सपोज करो आपने ये बोला, तो आपका हेलो मेरे बाबू ने थाना थाया वो नहीं जा रहा होता, कि आप सोच रहे हो कि वो थाना थाया वही जा रहा है इसमें। ऐसे तो तुम्हारा तार तोड़ के कोई भी कान में डाल लेगा, है कोई भी कान में डाल लेगा, अच्छा बाबू ने थाना थाया, ठीक है। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। फिर क्या था, हाँ सच्चा आशिक भूखा सोएगा और मेला बाबू थाना थाएगा, ठीक। अच्छा बाबू वगैरह ना बोलूं, क्यों, क्या हो गया, याद आ रही है? चलिए चलिए याद आ रही है। अब इधर देखो, तो यदि ये मैंने बोला हेलो, ठीक, इसके ये मैंने बोला हेलो, सुनना मैंने क्या बोला, हेलो। अब क्या होता है, जो प्रोसीजर समझिए, आपके ऑडियो सिग्नल है वो जो भी आप बोलते हो, वो ऑडियो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किए जाते थे। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी करंट में, अब वो करंट जाती थी इसमें, करंट जाती थी इसमें। अब रिसीविंग एंड पर यहां करंट यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचते थे, इलेक्ट्रिकल, फिर उसका रिवर्स काम किया जाता था, ऑडियो में कन्वर्ट किया जाता था। ये प्रोसीजर हुआ करता था टेलीफोन में, कि यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजे जाते थे, वो इलेक्ट्रिकल वापस ऑडियो में कन्वर्ट किए जाते थे। तो अब इन वायरों में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। अब दिक्कत समझिए, क्या समस्या थी, क्या समस्या थी इस मेथड में, यार ये 70 80 किलोमीटर वायर लगे हुए हैं, है ना, 70 80 किलोमीटर कॉपर वायर डाला हुआ है। तो बेटा माना कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, पर लेंथ तो हैंडसम हो गई, एक अच्छी खासी लेंथ हो गई, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो जाता था इतनी बड़ी लेंथ का। उस अच्छे खासे रेजिस्टेंस की वजह से अब बताओ, जो आप करंट यहां से भेज रहे हो वो नहीं पहुंच पाएगी ना, वीक करंट पहुंचेगी कि नहीं बताइए। जो करंट, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो आपके थाना थाया वाला, वो कम पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, है ना। तो इसका मतलब एक वीक सिग्नल वहां पहुंचते थे, क्या बेटा, अरे वो चीज नीलांबिका छोड़, मतलब की बात सुन ले बस, ज्यादा डिटेल में तो शायद मैं भी नहीं जानता हूँ कुछ चीजें, मैं जो जानता हूँ सिलेबस में वो समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, भूला, थाना थाया, अरे यार यही तो मेरे को कहता हूँ, बीच में अलग क्वेश्चन मत चिपकाया करो। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपने जो भी बोला वो ऑडियो में कन्वर्ट हुआ, ऑडियो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल करंट यहां जाती थी, पर क्योंकि इतना हैवी रेजिस्टेंस होता था, इतना हैवी रेजिस्टेंस हो जाता था, तो करंट वीक पहुंचती थी, यानी सिग्नल वीक हो जाते थे, वीक सिग्नल पहुंचते थे, काम चलाना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय की साइंस ही इतनी थी, ठीक है। चीख चीख के बात करनी पड़ती थी, हाँ हेलो, देखी होगी पुरानी पिक्चर, हाँ आवाज आ रही है मेरी, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूं, थोड़ी सी तेज और बोल दो, सीधे डायरेक्ट आवाज पहुंच जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता था। समय चेंज हुआ, अपडेट हुआ, अब क्या हुआ कि ये कॉपर वायर हटा दिए गए हैं, अब यहां डल गए हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जाती है लाइट, लाइट क्या जाती है, लाइट। चलिए अब सुनिए क्या होता है अब काम, अब कैसे काम होता है। हम जो भी बोलते हैं, चाहे वो फोन, जैसे अब तो बस यहां पर फोन की जगह रॉयटर लग गए हैं, बस फोन की जगह रॉयटर लग गए हैं, ठीक है। अब क्या काम होता है, आप जो भी ऑडियो सिग्नल बोलोगे वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होंगे, और इलेक्ट्रिकल लाइट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, लाइट, वो लाइट जाती है इनमें, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर लाइट को ले जा सकते हैं, और लाइट, और क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में मैंने बताया था 1-1 किलोमीटर लेंथ में भी मोर देन 95% लाइट को ले जाने की क्षमता होती है, तो यहाँ लॉसेस कम होते हैं, यहाँ थोड़े
और लाइट जा रही है तो लाइटनिंग स्पीड से जाएगी, एक अच्छी खासी स्पीड जाएगी सिग्नल की स्पीड भी बढ़ गई, लॉसेस भी कम हो गए। फिर वहां क्या होगा, वहां पे भी रॉयटर लग रहा है, वहां पे लाइट पहुंचेगी, फिर वो लाइट इलेक्ट्रिकल में और फिर इलेक्ट्रिकल ऑडियो में। तो इवन फाइबर की मदद से तो आप वीडियो सिग्नल भी भेज सकते हो, वीडियो हैवी बैंडविड्थ के। तो ये दो फायदे आपको बुक कर लेने अपने में, एक तो एंडोस्कोपी मेडिकल लाइन और एक कम्युनिकेशन। आज मैं इतनी पढ़ा रहा हूं, कोशिश करना कि एनसीईआरटी का ये वाला सवाल कर सको। अगली बार एक और एप्लीकेशन रह गई है, लेकिन पहले मैं वो सवाल कराऊंगा 9.17 मतलब खतरा। ओके, आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूं।